Product of two or more than two vectors can be done in the two ways. One by the scalar and other is by the vector. That is scalar product of the vectors and vector product of the vectors. In our today's class, we are going to discuss about the scalar product of vectors. What is the scalar product and what is its meaning and what are its properties? That all we are going to discuss in our today's class. So let's start. What is this scalar product? So to understand the term scalar product, let's consider a vector A. This is vector A and another vector B. These are the two vectors and let's consider this is the angle of inclination of vector B with respect to vector A. So यहाँ से हम क्या करें? Let's resolve vector B into its rectangular components. तो B के जो rectangular components हैं, एक component यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा B cos थीटा और दूसरा इसका जो है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, वो हो जाएगा B sin थीटा. हमें स्केलर प्रोडक्ट करना है, तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी का? तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी. ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं. दिस इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट. क्यों बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट? क्योंकि ए और बी के बीच में एक डॉट है, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, ए डॉट बी. कैसे लिखा जाएगा? तो ए डॉट बी होता है, वेक्टर ए है ये, डॉट ए के साथ बी का कंपोनेंट. ए के साथ कौन? बी का कंपोनेंट. तो बी का कंपोनेंट क्या है? बी कॉस थीटा. तो हो जाएगा ए डॉट, डॉट नहीं लगेगा क्योंकि हम इसका कंपोनेंट ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा. इसका हम क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड में आता है. ए डॉट बी इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ए बी कॉस थीटा. क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा. इसको हमने स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोला क्योंकि ये जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट इट इज नॉट ए वेक्टर, इट इज नॉट ए वेक्टर, इट कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड, सो इट इज ए स्केलर. सो आल्सो नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट. पता चल गया आपको स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी. एक वेक्टर आपके पास ए है, दूसरा बी है, तो ए बी नाम दे देते हैं. तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम. कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल का मतलब ये हो गया, जैसे मैंने वेक्टर ए इधर कंसिडर किया और वेक्टर बी मैंने इधर कंसिडर किया, तो ए के और बी के बीच में दो एंगल बनते हैं. एक एंगल ये बनता है थीटा और दूसरा एंगल ये बनता है 360 माइनस थीटा. ये एंगल ग्रेटर है, ये एंगल स्मॉलर है. अब इसने क्या बोला है डेफिनेशन में कि कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल थीटा. तो स्मॉलर एंगल थीटा हो गया ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो दो वेक्टर्स होते हैं उनके बीच में एंगल लेते कौन सा है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, तो इनके बीच में दो एंगल बनते हैं. जैसे यहाँ पे मैं देखूं इस पॉइंट के ऊपर ये वेक्टर ऐसे आ रहा था, तो यहाँ आप देखोगे एक एंगल तो इधर ये बनता है और दूसरे अगर क्रॉस करने के बाद एक एंगल ये बनता है. ठीक है, बड़ा एंगल देखोगे तो बड़ा एंगल फिर यहाँ पे ये बन जाता. मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है ये, तो इनके बीच में दो एंगल बनते हैं, एक ये और दूसरा एंगल ये. तो आपको लेना कौन सा होता है, कौन सा एंगल लेना होता है? तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस वाले वेक्टर को आगे निकाल दो. मतलब कंडीशन ये होती है कि जो पॉइंट होता है उस पॉइंट से दोनों वेक्टर बाहर की तरफ जाने चाहिए या उस पॉइंट के ऊपर दोनों वेक्टर अंदर आने चाहिए. मतलब या तो पॉइंट के ऊपर दोनों वेक्टर ऐसे आ रहे हैं तो ये एंगल हो जाएगा, या उस पॉइंट से, जैसे इस पॉइंट से दोनों बाहर निकलेंगे तो ये वेक्टर इधर निकलेगा और ये इधर निकलेगा, तो ये एंगल हो जाएगा. और आपको पता है ये दोनों एंगल बराबर होते हैं. ठीक है ना? तो मतलब जो भी एंगल ले रहे हो उस एंगल से वेक्टर दोनों बाहर निकलने चाहिए. तो यहाँ पे इसको हमने डिफाइन किया, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा. ओके, अब स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है स्केलर प्रोडक्ट की. मेन प्रॉपर्टी क्या है स्केलर प्रोडक्ट की? पहली प्रॉपर्टी जो स्केलर प्रोडक्ट की है वो हम ये ले लेते हैं,
स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी वो है कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास दो वेक्टर हैं, उनका मैं निकालूं a डॉट b निकालूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, b डॉट a के बराबर आ जाएगा। वेक्टर के सम में कॉम्यूटेटिव कैसे करते थे, वेक्टर a प्लस b इज वेक्टर b प्लस है। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है किसके लिए, सम के लिए। तो a का और b का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा किसके बराबर आएगा, b के और a के डॉट प्रोडक्ट के बराबर आएगा। कैसे आएगा देखिए, क्यों, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये भी एक स्केलर आने वाला है और ये रिजल्ट है ये भी क्या आने वाला है, स्केलर आने वाला है। ये रिजल्ट आएगा a b cos थीटा थीटा, इधर देखोगे ये भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास b a cos थीटा। दोनों केस में थीटा तो सेम है क्योंकि वेक्टर तो वही है, मतलब ये वेक्टर a है और ये वेक्टर क्या है b, ये इनके बीच का कितना है, एंगल थीटा है। चाहे आप a डॉट b लोगे तो भी थीटा यही आने वाला है, b डॉट a लोगे तो भी एंगल कितना, ये थीटा ही आने वाला है। मतलब cos थीटा की वैल्यू तो सेम रहने वाली है। a और b का मैग्नीट्यूड ले रहे थे, ये मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या आता है, सेम आता है। तो हम क्या बोलेंगे, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता है। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। दूसरी बात ये है कि ये प्रॉपर्टी नंबर टू प्रॉपर्टी ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ऐसे होगा जैसे वेक्टर a डॉट इंटू बी प्लस सी ऐसे है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर c। डिस्ट्रीब्यूटिव है, ऐसे लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो सेम वेक्टर हों और उनका आपको क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द वेक्टर इटसेल्फ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर a है और वेक्टर a का वेक्टर a के साथ ही आपने क्या ले लिया, स्क्वायर, इसका मतलब प्रोडक्ट ले लिया। अगर दो सिमिलर वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, वो आएगा a स्क्वायर के बराबर। क्यों आएगा, कैसे आएगा, देखिए इसको समझना जरूरी है। वेक्टर a डॉट वेक्टर a को मैं क्या लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a और इंटू कोस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कोस थीटा, यानी हो जाएगा a इंटू ए इंटू कोस थीटा। a इंटू ए क्या हो गया, a स्क्वायर इंटू कोस थीटा। अब देखिए कोस थीटा क्या है, ये वेक्टर a है, ठीक है, ये क्या है वेक्टर a। इस वेक्टर a का मैं इसी के साथ प्रोडक्ट लेता हूं, ये वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर भी मतलब कौन हो गया, वेक्टर a ही हो गया। दोनों वेक्टर तो सेम हो गए ना, तो दोनों यही हो गए। तो थीटा कितना होगा इनके बीच में, थीटा तो 0 होगा। थीटा कितना होगा, 0 होगा। अगर थीटा 0 होगा तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 है। तो दो सेम वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है हमेशा किसके बराबर होता है, वेक्टर का स्क्वायर के बराबर होता है। अगर वेक्टर एंटी पैरेलल हो, वेक्टर क्या हो, एंटी पैरेलल ले लो। एंटी पैरेलल का मतलब हो गया कि वेक्टर ए का कोई दूसरा वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड के साथ, यानी मैं इसका नेगेटिव वेक्टर कंसीडर कर सकता हूं, एक तरह से अपोजिट है। तो अपोजिट है, उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। और यहाँ पे कोस 180 करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, -1। तो कितना हो जाएगा ये, a स्क्वायर इंटू -1, तो कितना हो जाएगा ये, -a स्क्वायर हो जाएगा। अगर एंटी पैरेलल है तो माइनस आ जाएगा, और अगर पैरेलल है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, माइनस सिर्फ इसलिए आया क्योंकि अपोजिट थे। इसी के केस में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लेते हैं जो हमारे बहुत काम भी आने वाला है। वो क्या है, जैसे आपके पास एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई, इसका यूनिट वेक्टर होता है जे, और इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, के। तो यहां से हमारे पास एक कंक्लूजन निकला कि आई डॉट आई हम करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है, जे डॉट जे के बराबर भी है क्योंकि ये भी 1 आएगा। और दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है, के डॉट के बराबर है। तो 1 को मैं यहां लिख दूं ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आई डॉट आई लेंगे, जे डॉट जे लेंगे, के डॉट के लेंगे, तो रिजल्ट हमेशा क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। क्यों आने वाला है 1, आप यहां देखिए। आई एक यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 1।
ये भी यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 इंटू इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 0, तो cos 0 कितना हो गया 1। इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है और एंगल के बीच 0 एंगल है, तो cos 0 1 हो गया, तो ये भी 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ये भी 1, इसी प्रकार से ये भी 1। ओके, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे सिमिलर वेक्टर का तो उसके स्क्वायर के बराबर आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे इसका मतलब क्या होगा 1 ही रह गया। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है और ये समझने में बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता है, अगर दो वेक्टर हैं और वो परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है, मतलब ये वेक्टर ए मान लिया मैंने और ये वेक्टर क्या मान लिया बी, और उनका आपको निकालना है ए डॉट बी, तो वो हमेशा 0 आएगा। परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। क्यों होता है देखिए, वो ऐसे होगा, ए डॉट बी को आप क्या लिख सकते हो ए बी कॉस, एंगल कितना है 90, तो ये आप क्या लिखेंगे 90, और cos 90 कितना होता है 0, ए बी इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला, अगर मुझे करना हो आई डॉट जे करना हो, आई कार जे का दैट इज इक्वल टू जे डॉट के करना हो, दैट इज इक्वल टू के डॉट आई करना हो, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। मतलब आई डॉट जे का रिजल्ट 0 आएगा, जे डॉट के का रिजल्ट भी 0 आएगा और के डॉट आई का रिजल्ट भी 0। सभी मैंने बराबर एक साथ इसलिए लिख दिया ताकि मुझे 3 बार ना लिखना पड़े, अदरवाइज ये ऐसे लिखते आप आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू 0, के डॉट आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब परपेंडिकुलर जो वेक्टर्स होते हैं उसका जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है 0 होता है। और ये जो दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी अभी, और ये जो प्रॉपर्टी हमने खास तौर पे ये पढ़ी, ये हमारे पास बहुत सी प्रॉब्लम सोल्व करने में भी काम आने वाली है। कैसे काम आने वाली है वो देखिए, अगर आपसे कहे कि प्रूव करो कि दो वेक्टर कितने हैं, आपसे दो वेक्टर दे दिए कोई भी और ये प्रूव करना हो कि वो परपेंडिकुलर, तो आप क्या करोगे, तो आपको उन दोनों का डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, और अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो वो परपेंडिकुलर है, 0 नहीं आता है तो वो परपेंडिकुलर नहीं है। एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको, कोई भी दो वेक्टर ले लेता हूं मैं, सपोज करो एक वेक्टर ए है वो है i प्लस जे माइनस के, ठीक है, और वेक्टर बी जो है वो है 2i माइनस जे प्लस के, ये दो वेक्टर हैं, और आपसे कहे कि प्रूव दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। प्रूव करना है कि ए और बी परपेंडिकुलर हैं, तो कैसे प्रूव करूं मैं इसको। अब मुझे प्रूव करने का मुझे पहले से पता है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, प्रूव नहीं मैं यहाँ पे शो करना है, शो दैट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर मिले या ना मिले, ठीक है। अगर ए और बी का प्रोडक्ट मेरे पास 0 आ जाता है डॉट प्रोडक्ट, तो वो परपेंडिकुलर हैं, अदरवाइज वो परपेंडिकुलर नहीं है। तो मुझे ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे देखिए, डॉट प्रोडक्ट करना भी यहां से डायरेक्ट सीख लें आप। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने का एक तरीका ये है, ए बी कॉस थीटा, जब आपके पास क्या गिवन हो थीटा गिवन हो, बट इनके बीच में थीटा गिवन है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट इनका डॉट प्रोडक्ट लूंगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, वेक्टर है आई प्लस जे और माइनस क्या है के, इसका डॉट ले लेना है हमें किसके साथ, बी के साथ, तो बी कितना है आपका, बी इज 2i माइनस जे एंड प्लस के, ठीक है। अब देखिए इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि ये कैसा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसका इसके साथ हो जाएगा, इसके इसके साथ, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव है तो कैसे लिख देंगे इसको, आई का प्रोडक्ट आप इसके साथ भी ले सकते हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी, लेकिन मैं पूरा प्रोडक्ट नहीं ले रहा हूं, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, आप समझ लेना। देखो आई का प्रोडक्ट मैं इसके साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ एक टर्म समझा रहा हूं आपको अच्छे से लिखने लगा, फिर हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे, और डायरेक्ट लिखना ही अच्छा है। आई का मैं इसके साथ आई के साथ प्रोडक्ट करूंगा, तो आई क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, और ये भी क्या यूनिट वेक्टर, दोनों सेम यूनिट वेक्टर है, तो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, अभी भी आपको बताया कितना आता है 1 आता है, यानी आई डॉट आई लेता हूं मैं, कितना रिजल्ट आता है 1, तो आई का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट कितना आया 2।
अब आई का और जे का देखो, आई का और जे का कितना आया 0, तो ये 0 हो जाएगा, और आई का और के का कितना है 0, तो वो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब होगा सिर्फ सेम जो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा, और सेम नहीं है यानी आई का जे के साथ लोगे या के साथ लोगे तो रिजल्ट कितना आएगा 0, तो 2। अब जे का सिर्फ जे के साथ ही आने वाला है, तो प्लस जे माइनस जे कितना हो जाएगा -1 हो गया, ठीक है। माइनस के और प्लस के ये भी कितना हो गया -1 हो गया, तो रिजल्ट कितना हो गया 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया, डॉट प्रोडक्ट दोनों का कितना आ गया 0। तो क्या क्या था, शो दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आया 0, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आया, तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इसको आप और ज्यादा डिटेल में समझना चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 0 क्यों आ रहा है, 0 को हमने क्यों बोला कि ये परपेंडिकुलर है। वैसे तो पहले हम आपको बता चुके हैं, फिर आप यहां भी देख सकते हो, देखो ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कोस थीटा, किसके बराबर होता है ए डॉट बी, ए डॉट बी आपके पास होता है ए बी कोस थीटा। प्रूव दैट दीज आर द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मुझे इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, मुझे 90 मिलनी चाहिए, है ना। तो ए डॉट बी मेरे पास कितना आया, मेरा ए डॉट बी आया 0, 0 इज इक्वल टू कितना आया ए बी कोस थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई ए बी दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 0, एंड थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 0, कोस 0 कब होता है 90 डिग्री पे, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि वेक्टर ए जो होता है वो वेक्टर बी के क्या है परपेंडिकुलर है। इसी में से एक क्वेश्चन और आता है आपके पास, वो ऐसे पूछेगा कि आप प्रूव करो कि वेक्टर ए और बी के बीच में, प्रूव नहीं पूछ सकता है कि कोई भी दो वेक्टर गिवन है आपके पास और उन वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करो। वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उस दौरान आप ये फॉर्मूला यूज करोगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहां से आप क्या करोगे, थीटा निकालना है, तो कोस थीटा आपके पास हो जाएगा ए डॉट बी और डिवाइड बाई कितना हो गया ए बी, इनके बीच का आपको एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे, एक प्रॉब्लम मैं आपको लेके दिखाता हूं। हालांकि जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें भी इसका सॉल्यूशन हो गया था, फिर से मैं आपको एक प्रॉब्लम बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए ए आपके पास दे दिया 2i प्लस जे माइनस के, और बी आपको दे देता है i प्लस 2j और माइनस के, ऐसे दे दिया आपको। क्या बोलता है, कोस थीटा निकालना है, यानी एंगल निकालना है इन दोनों के बीच का। तो दोनों के बीच का जो कोई भी दो वेक्टर हैं उनके बीच का कोई एंगल पूछ ले तो उनका क्या निकाल लो, कोस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यानी मुझे ये निकालने के लिए क्या चाहिए, ए का और बी का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लेता हूं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, आपको पता है आई का आई के साथ प्रोडक्ट होगा, जे का जे के साथ होगा और के का के साथ होगा। तो आई का आई के साथ ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, दैट इज इक्वल टू कितना आया 5 आया। ए डॉट बी कितना आया 5। अब ए और बी चाहिए, अब मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिए। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा रूट ऑफ इसका स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 और प्लस कितना हो जाएगा 1, माइनस 1 इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये आया रूट 6। बी का मैग्नीट्यूड इसी प्रकार से निकालूंगा तो हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा ये 4 और प्लस कितना हो जाएगा 1, ये भी कितना आया रूट 6। ओके, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं आप। तो cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, व्हाट इज ए डॉट बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई ए बी कितना हो गया रूट 6 दैट इज इक्वल टू क्या 5 डिवाइड बाई 6, कितना है 5 डिवाइड बाई 6, एंड थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 5/6। 5/6 की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो हमें पता नहीं है कितने डिग्री के ऊपर 5/6 होता है, तो उसके लिए हमें जो टेबल होती है उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पे कुछ
आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यूज जो हैं कोस की वो आ जाती तो आप बता देते डायरेक्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 होता, 1 होता, 1/√2 होता, √3/2 होता, ऐसी वैल्यूज होती तो आप एंगल बता सकते थे। 5/6 का रिजल्ट हमें पता नहीं है तो आप इसको एज इट इज छोड़ देंगे। इसका मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो यहाँ पे है। तो यहाँ से दो बातें आप अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लें। कोई भी दो वेक्टर दे रखे हैं, उनके बीच का एंगल फाइंड आउट आपको करना हो, जब भी पूछा हो कि इनके बीच का एंगल बताओ, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट करोगे, A.B = AB cos θ। दूसरा, अगर कोई दो वेक्टर हैं और दो वेक्टर में पूछ ले कि आप प्रूव करो कि ये परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप उनका जो डॉट प्रोडक्ट है उसको 0 के बराबर ले आओ। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, 0 नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं है, जैसे हमने पिछली प्रॉब्लम की। यहां से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपके पास कि जैसे आपको देखा वेक्टर ए की वैल्यू ये है, वेक्टर बी सपोज करो यहां पे वो लिख देता है m, यहां पे क्या लिख दिया, m लिख दिया उसने, और ये दो वेक्टर गिवन है आपके पास। क्वेश्चन ये है, आपसे कहेगा वेक्टर a एंड b आर परपेंडिकुलर। क्या कहेगा, दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, इस m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, so that वेक्टर a became perpendicular to वेक्टर b। मतलब क्या कहता है, या तो ये कहता है कि a और b परपेंडिकुलर है, m की वैल्यू बताओ, या फिर क्वेश्चन को ऐसे बोल सकता है m की कोई वे वैल्यू बताओ जिसके कारण a और b आपस में क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। तो वो आप कैसे सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करेंगे इसे, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। आपको पता है, अभी भी आपको बताया था कि परपेंडिकुलर जब भी आपको प्रूव करना हो तो परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर पुट कर दो। अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। तो a और b का मतलब 4a to b परपेंडिकुलर, मैं सिर्फ साइन लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना, 4a to b परपेंडिकुलर टू b, a डॉट b मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, तो a और b का डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं हम, कितना आएगा आपको पता है, i का i से मल्टीप्लाई बनेगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 m इंटू 1 कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो गया m, और -1 कितना हो जाएगा, प्लस, और 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, और दैट इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि a डॉट b 0 के बराबर आना चाहिए। तो आपके पास यहां से कितना हो गया, 3 + m इज इक्वल टू कितना आया, 0, एंड m इज इक्वल टू -3। यानी इस प्रॉब्लम को हम दो तरह से बोल सकते हैं, m की -3 वैल्यू के लिए दोनों के दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, या फिर अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो m की जो वैल्यू हो कितनी है, -3 है। ओके, तो इस प्रकार से जो स्केलर प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपसे इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स क्या होते हैं, तो पहला एग्जांपल हम वर्क का ही ले लेते हैं, जो आपके क्लास 11th में भी आने वाला है, 9th में भी आप पढ़ चुके हो। आपने अभी तक पढ़ा है वर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्लास 9th तक आपको यही पढ़ा जाता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट एक्चुअली जो वर्क होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, ये होता है वर्क। वर्क इज इक्वल टू F cos थीटा, F इज इक्वल टू द फोर्स, S इज डिस्प्लेसमेंट एंड cos थीटा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो F डॉट S। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होगा वो आपके पास किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा। दूसरा एग्जांपल हम इंस्टेंटेनियस पावर का एग्जांपल ले सकते हैं। जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है P, वो होती है F डॉट V, फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F V cos थीटा। क्लास 12th में जाओगे तो एक एग्जांपल आप फ्लक्स के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं होता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लास 12th में सीख लोगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है EA cos थीटा, जहां पे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, A क्रॉस सेक्शन एरिया है, और थीटा यानी एरिया की नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो वो भी किसका एग्जांपल है, डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल है। तो ये तो डॉट प्रोडक्ट के हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए, और ये डॉट प्रोडक्ट के ऊपर जो मोस्ट प्रोबेबल प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है वो हमने यहाँ पे डिस्कस की।